बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जानबूझकर मैंने ऐसा लिबास पहना जो शायद मैं कभी जिंदगी में पहनने का भी सोच नहीं सकती थी। इस लिबास के पीछे के वाज़ेह मकसद छुपा हुआ था। मुझे इम्तिहान लेना था कि मेरा नौकर मुझसे कितना वफादार है। फिर एक शाम मेरे नौकर ने ज़ब्त की सारी हदें पार कर दी। जो कुछ हुआ वो मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। शायद ये वाकई या कहानी सुनने वालों को कुछ अजीब लगे, लेकिन ये सब कुछ इस दुनिया में होता है और हो रहा है। ये कहानी मेरी एक दूर के रिश्तेदार की है जो कम उम्री में ही बेवा हो गई थी। ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरह इसने अपने नौकर का इम्तिहान लेना चाहा और इसके नौकर ने इसके साथ क्या वाकया में उन्हें की ज़बानी बयान कर रहा हूँ। कम उम्र अफराद अगर ये कहानी सुन रहे हैं तो वो उसे यही छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि इस कहानी को बयान करने का मकसद सिर्फ माशरे की अक्सी करना है। मेरा नाम रशीदा था और मैं बहुत ही खूबसूरत थी, जो मुझे देखता वो देखता ही रह जाता। मेरी खूबसूरती के चर्चे सारे इस खानदान में फैले हुए थे। जो भी मर्द एक दफा मुझे देखता वो पल के झुकना भूल जाता था। लेकिन किस्मत के मामले में बहुत ही बदनसीब साबित हुई थी। ना ही रुपए पैसे की कमी थी और ना ही हुस्न में मेरा कोई सानी था। मेरे कद काठ और जिस्मात 14-15 साल की उम्र से ही इतना भरपूर थे कि मुझे पर उठने वाली निगाह झुकना भूल जाती थी। मैं घर से निकलती तो सारे मर्दों की नज़र मुझ पर जम जाती। मेरी इस ठान और खूबसूरती जवानी की वजह से मेरे माँ बाप को मेरी फिक्र सताने लगी थी। मेरे माँ बाप वैसे भी जल्दी से जल्दी मेरी शादी कर अपना फर्ज पूरा करना चाहते थे। दरअसल मेरा ताल्लुक इस अपर क्लास से था, जहाँ रिश्तों की कोई खास हैसियत नहीं दी होती। हर कोई एक आज़ाद जिंदगी गुजारना चाहता है और मेरे माँ बाप भी मेरी शादी के बाद ऐसी एक आज़ाद जिंदगी चाहते थे। मेरे माँ बाप ने अपने एक कारोबारी दोस्त के बेटे साजिद से मेरा रिश्ता तय कर दिया और 18 साल की उम्र में ही रुखसत होकर अपने शोहर के बड़े बंगले में चली आई। मेरा शोहर भी बहुत ही खूबसूरत और जवान था। हम दोनों एक साथ खड़े होते तो लोगों की नजर हम पर ठहरी सी जाती। हर कोई हमारी जोड़ी को खूब नजर लगाता। मैं ये सोच कर खुशी से सरशार हो जाती कि खुदा ने मेरे हिस्से में सारी खुशियां लिख दी। मैं अपने माँ बाप के घर पर तन्हाई का शिकार थी, मगर अब साजिद की मोहब्बत ने मुझे मुकम्मल कर दिया था। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि ज़माइश भी जिंदगी का हिस्सा है। मेरे और साजिद की शादी को 3 साल होने वाले थे, लेकिन खुदा ने हमें औलाद की निमत से महरूम रखा था। मेरे सास ससुर हर वक्त औलाद की ख्वाहिश करते। मेरी सास के रवैये में काफी हद तक बदलाव भी आ गया। इन 3 सालों में इनकी मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही थी। इनकी हर वक्त यही तमन्ना रहती कि अब तक मैं इनको कोई खुशखबरी सुनाऊं और वो खुश हो में जुम उठे। लेकिन ये सब मेरे हाथ में नहीं था। औलाद तो कुदरत की तरफ अता की जाती है। हर तरह के इलाज के बावजूद जब मेरी गोद में कोई खुशखबरी ना आई तो मेरी सास ने साजिद से दूसरी शादी करने का कह दिया। साजिद मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे, इसीलिए पहले तो उन्होंने अपनी माँ को साफ नकार कर दिया। लेकिन रोज रोज के बढ़ते हुए असरार और दबाव की वजह से वो मुझे लेकर एक दूसरे बंगले में शिफ्ट हो गए। मुझे लगता था कि शायद अब जिंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा, लेकिन मेरी ये सोच महज चंद दिनों की मेहमान साबित हुई। एक दिन साजिद दफ्तर से घर लौट रहे थे कि ब्रेक फेल होने की वजह से इनकी गाड़ी का हादसा हो गया और वो मौके पर ही जान बहक हो गए। 2 साल की बड़ी जवानी में ही मैं बेवा हो गई। इतने बड़े बंगले में मैं अकेले कैसे जिंदगी गुजारती, ये सोच के दिल के दिन गुजारने अपने माँ बाप के घर चली आई। लेकिन वो कहते हैं ना रुखसत होने के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। बिल्कुल सच ही कहते हैं। इधर के चंद महीनों में मेरी भाभीयों ने मुझे ये साबित कर दिया कि मैं इनके लिए महज बोझ के सिवा कुछ नहीं हूँ। अपने खानदान के जिबजी लड़कों के रिश्ते वो मेरे लिए लेकर आती। अभी तो मैंने साजिद के मौत के गम से ही बाहर नहीं आई। दूसरे शादी के बारे में कैसे सोच सकती थी। मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था ये लोग मुझे चंद दिनों से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जबकि मेरी जात से इनको तकलीफ भी नहीं पहुंच रही थी। इनके तल्खिए रवैये को देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं साजिद के बंगले में वापस शिफ्ट हो जाऊंगी। तन्हा जिंदगी गुजारना इन मुनाफों के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है। जब मेरे मुंह पर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरी पीठ पीछे मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी से निकालना चाहते थे। इद्दत मुकम्मल होते ही मैं अपने बंगले में वापस आ गई थी। साजिद का कारोबार इनके बाबा ने संभाल लिया था और खर्चे की एक खास रकम मेरे अकाउंट में बाकायदगी से ट्रांसफर होने लगी थी। मैं शुरू से ही नाज़ में पली बड़ी थी, इसलिए कामकाज की कोई तो आदत नहीं थी। हमेशा नौकर चाकर मेरे आगे पीछे रहे थे, लेकिन इतने दिन बंगले बंद रहने की वजह से सारे ही मुलाजिम काम छोड़कर चले गए थे। अलबत्ता मेरी एक पुरानी मुलाजिमा जो मेरे साथ चली आई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। इसने मुझसे छुट्टी की दरख्वास्त की तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि इसके बगैर तो मैं बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकती थी। वो कहने लगी, बीबी जी मैं गाँव जाऊंगी तो वहाँ से अपने भाई को भेज दूंगी। वो आपके सारे काम काज कर दिया करेगा और आपका बहुत ख्याल रखेगा। मैंने इससे कहा, पहले अपने भाई को बुलवाओ फिर चली जाना, ताकि उसे काम भी बता सको। वो फौरन मान
मान गई और इसने अपने भाई फैसल को गांव से बुलवा लिया। इसका भाई एक 17 साल का खूबसूरत और जवान लड़का था, जिसे देखकर मैं चौंक गई थी। मुझे तो लगा था कोई 13-14 साल का बच्चा इसका भाई होगा, लेकिन ये तो अच्छा खासा जवान लड़का था। मैंने मुलाजिम से घर का सारा काम समझा दिया था। वो लड़का बहुत ही भला था, वो तेजी से हाथ चला रहा था, सारा काम काज कर रहा था। 2 दिन में इसकी बहन ने इसको सारा काम काज समझा दिया और इसके बाद वो मुझसे कुछ महीने की छुट्टी लेकर गांव चले गई। दरअसल बीमार तो वो थी ही, लेकिन अब उसके घर वालों ने इसकी शादी भी तय कर दी थी। शायद वो दोबारा कभी वापस नहीं आने वाली थी। मेरी मुलाजिमत चले गई। इसका भाई बंगले के स्वेटर क्वार्टर में ही रहने लगा था, ज्यादा लोग ही नहीं थे, इसीलिए मैं ज्यादा नौकरों का जुट भी पालना नहीं चाहती थी। अगली सुबह फैसल नाश्ता लेकर कमरे के दरवाजे में मौजूद हुआ। मैं रोजाना सुबह 10 बजे नाश्ता करती। मैंने उसे कमरे के अंदर बुला लिया। मैं अभी तक नए ड्रेस में ही थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे देख उठ बैठी। वो मेरा नाश्ता साइड टेबल पर रखने के बाद सर झुका कर खड़ा हो गया, जैसे मेरे अगले हुक्म का मुंतजिर हो। मैं खामोशी से इसकी तरफ देखने लगी। वो 17 साल का था, लेकिन शायद गाँव की आबोहवा ने उसे उम्र से ज्यादा ही बड़ा कर दिया था। वो एक भरपूर और तवाना मर्द नजर आता था। न जाने क्यों अचानक मुझे इसकी मर्जी से घबराहट महसूस होने लगी थी, क्योंकि इतने बड़े बंगले में वो मेरे साथ अकेला था, दूर दूर तक कोई नहीं था। ये सोचकर ही मुझे खौफ आने लगा कि मैं भी जवान हूँ, वो भी, मेरी खूबसूरती भी तो वैसे ही मरते हुए थे। कहीं फैसल की नीयत भी ना बदल जाए। मैंने बिना सोचे समझे ही एक जवान लड़के को अपने पास रख लिया, जबकि मुझे इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि मैं खुद भी एक जवान बेवा हूँ और इतने बड़े बंगले में तन्हा हूँ। मैंने फैसल को दिन भर देर सारे काम दे दिए थे। वो फौरन ही कामों पर लग गया था, लेकिन मेरे दिमाग में एक अजीब सा बोझ लगा था। मैंने सोचा कि किसी भी भरोसेमंद मुलाजिम का इंतजाम कर लूंगी, फिर फैसल को निकाल दूंगी। मुझे अपने घर से आए हुए काफी दिन हो गए थे, लेकिन मेरे घर से अब तक कोई मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था। मेरे माँ बाप अपने पोतों पोतियों में इस कदम मगन थे कि शायद उन्हें मेरी तन्हाई का एहसास भी नहीं हो रहा था। ससुराल तो पहले ही मुझे नापसंद करने लगे थे। इनके लिए मेरा होना ना होना बराबर ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं नई मुलाजिमा के लिए किससे कहूँ। फिर इत्तेफाक से इस दिन मेरी एक पुरानी दोस्त बानो मुझसे मिलने के लिए चली गई। वो शादी होकर बाहर ही उलग गई हुई। अब छुट्टियों में वापस आई थी तो उसे मेरी बेवा होने की खबर मिली थी। मैं उसे गले लाकर फूट फूट के रोन पड़ी थी। मेरी बर्बादी की दास्तां सुनकर वो भी बहुत दुखी थी। काफी देर बाद हम दोनों ऐसी बातें करते रहे। फिर मैंने उसे बताया कि मैं अपने घर में काम काज के लिए एक भरोसेमंद मुलाजिमा को ढूंढ रही हूँ। फैसल को देखकर वह कहने लगी, ये लड़का है तो सही और काम भी अच्छा कर रहा है, फिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ी नई मुलाजिमा ढूंढने की। मैंने उसे अपने दिल में आने वाले सवाल के बारे में बताया तो वह कहने लगी, रिशीदा तुम भी क्या बेवकूफा वाली बातें करती है। खुद ही कह रही हो कि इसकी बहन सालों से तुम्हारी वफादार मुलाजिम है और फैसल बहुत शरीफ है, और फिर खुद ही परेशान भी हो रही हो। मेरे मानो तो नई मुलाजिम झंझट में ना पड़ो। आजकल की मुलाजिमा भी कुछ कम नहीं है, बेहसाब छुट्टियां करती हैं, और दूसरी बात यह कि घरों की खबर दूसरे घरों में पहुंचा देती हैं। तुम तो वैसे ही अकेली रहती है, खुदा न कस कहीं न मुलाजिमा तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। बहनों की बात सुनकर तो मैं मजीद परेशान हो गई। वो ठीक ही तो कह रही थी। फैसल पर तो मैं फिर भी बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन बिल्कुल नई मुलाजिमा पर कैसे भरोसा कर सकती थी। जाते जाते बहनों कहने लगी कि अगर ऐसा ही है तो फैसल का टेस्ट ले लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहनों की बात मुझे कुछ समझ आ गई थी। इसका मशवरा मुझे ठीक लगा था। मैंने सोचा लिया कि एक दफा ही फैसल का टेस्ट ले लेती हूँ, और अगर वो पास हो जाता है तो मैं उसे हमेशा के लिए ही अपने पास रख लूंगी, क्योंकि ना ही इस बंगले में को छोड़ने का इरादा है, मेरा कोई इरादा है, ना ही दूसरी शादी करने का। फैसल में मुझे अभी इस बात का यकीन था। कुदरत ने मेरी किस्मत औलाद नहीं लिखी है तो मेरी दूसरी शादी करने का मुझे क्या हासिल हो जाता, इसलिए मैंने अकेले जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था। और मेरे इस फैसले की वजह से मेरे माँ बाप मुझसे मजीद दूर हो गए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट कल इसी टाइम अपलोड कर दिया जाए, उन लोगों तक पहुंचेगा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा। थैंक यू।